नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से और हमारा साक्षात्कार कार्यक्रम एक मुलाकात एहसासों के साथ में आज हमारे साथ अब्दुल शकूर जी राजस्थान से जुड़े हैं और अब्दुल शकूर जी बहुत ही अच्छे लेखक हैं, बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं और साथ ही साथ ये समाज सेवा भी करते हैं। तो आज हम आप लोगों को इनसे ही रूबरू कराने के लिए इनको अपने मंच पे लेकर आए हैं। तो अब्दुल शकूर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। आभार आपका, शुक्रिया। जी, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं, आप सबका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब यूँ ही जुड़े रहिए और अपने कमेंट से शकूर जी का उत्साहवर्धन करते रहिएगा। तो अब हम शकूर जी से ही उनके बारे में जानेंगे। तो शकूर जी, आप हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में बताइए, अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल शकूर सिसोदिया है। पेशे से मैं लेखा का अधिकारी रहा हूँ, अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। मेरा साहित्यिक नाम शकूर बीकानवी है, जैसा कि जाहिर है। बीकानेर की 100 प्रतिनिधि जो साहित्यिक संस्थाओं से, जो रंगमंच के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो है रचनात्मक गतिविधियों में लय है बीकानेर की 100 संस्थाएं। हमारा बीकानेर शहर जो है, बीकानेर के एक काशी का इंडिया के काशी का एक पार्ट है, छोटी काशी भी माना जाता है। और मेरी जो एक संस्था भी है बीकानेर के अंदर, बागेश्वरी साहित्य कला सांस्कृतिक विरासत संस्था बीकानेर। तो ये संस्था साहित्य पर, कला पर, सांस्कृतिक, हमारी जो अकूत जो निधि है भारत की, इस पर, और सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारी, और हमारी जो विरासत है हमारे पुरखों की दी हुई, उसको मेंटेन करने के लिए मेरी जो संस्था जो है तत्पर है। और मैं संस्कृति के क्षेत्र में विगत 36 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, किसी न किसी रूप में। और मैं 17 विभागों में मैंने अपनी राजकीय सेवा भी दी है, जिनमें हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे सेटअप रहे। मैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से एज अकाउंट्स ऑफिसर भी रहा हूँ। वहां से मैंने महात्मा गांधी के पाठ्यक्रम में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो गांधी पीठ है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें गांधी पीठ की स्थापना का भी जो श्रेय हमारे माननीय विश्व के एकमात्र प्रोफेसर नरेश दादी साहब को जाता है, जो विश्व के एकमात्र गांधीविद हैं। मैंने उनसे 2022 में दीक्षा भी ली है। वाह! ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आपकी संस्था चल रही है, सच में काबिले तारीफ़ है। इसी तरह चलना चाहिए और साहित्य सेवा करते रहना चाहिए क्योंकि हिंदी साहित्य सेवा करना बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में। तो आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे मंच पे शकूर जी। अ, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, जी, मुझे जी। सही तो सही तरीके से आपकी आवाज आ रही है। जी, जी। तो शकूर जी अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने जैसे बताया कि आप बहुत दिनों से साहित्य सेवा कर रहे हैं और धर्म की भी सेवा कर रहे हैं, सनातन सेवा और आपका साहित्यिक मंच है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप साहित्य के क्षेत्र में आए कैसे? मतलब कि आपकी वो पहली कविता कौन-सी थी या कहानी कौन-सी थी और उसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है, और इसका उत्तर जो मैं एक दोहे के माध्यम से देना चाह रहा हूं। और दो जी, दो सूक्त है मेरे पास। एक तो यह है कि वन पेरेंट्स इज बेटर देन 100 स्कूल मास्टर्स। सही बात दूसरी है। बात यह है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाई। मेरा जिस परिवार में अवतरण हुआ, मेरे परिवार में हुआ, और जिस परिवार में अवतरण हुआ तो एक सर्वधर्म सनातन संस्कृति का परिवार था, धर्मनिरपेक्ष परिवार था हमारा। मैं भगवान को लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे माँ बाप के रूप में मेरे माताजी और पिताजी को एक तोहफे के रूप में दिया। और जहां से मेरे मेरे अंदर जो है संस्कारों का जो बीजारोपण हुआ, मेरी दादी मेरी दादी नाथ संप्रदाय से दीक्षित थी, और मेरे पिताजी भी जो है नाथ संप्रदाय से दीक्षित थे। और वो धर्म निरपेक्ष जो भारत, एक सुंदर भारत बनाने की जो है उनका एक कंसेप्ट रहा था। और मैं अपने गुरुजनों के प्रति इसलिए भी आभारी हूं कि मैं 160 गुरुजनों का एक कृपा प्राप्त जो है एक विद्यार्थी हूं। मुझे उन सभी के नाम याद है।
उन्होंने विभिन्न विषयों में, विभिन्न उपागमों में मुझ पर उपकार किया। मैं बड़े अच्छे से और बड़ी जो है दिली तमन्ना है मेरी आपको बताने की कि मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं जो कि 160 गुरुजनों को जो है सहायता, एक लाडले शकूर के रूप में रहा। मैं ऐसा शायद नहीं होता। और एक उपलब्धि और मैं अपनी आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यह बात है 1980 की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में हिंदुस्तान के 50 लाख बच्चों में मेरा 12वां स्थान था। मैं एनसीईआरटी अवार्डी भी रहा हूं। बहुत बढ़िया। और मेरे खुद का अपना विद्यालय निजी सेटअप भी रहा है, जिसमें मैंने तकरीबन 15-20 हजार बच्चों को दीक्षित भी किया है। मेरे यहाँ से बच्चे निकले हैं, उनमें से 50 बच्चे जो है राजकीय सेवा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। उनमें से 25 बच्चे राजपत्रित अधिकारी के पद पर भी कार्यरत है मेरे विद्यार्थी। तो ये उनकी भी प्रेरणा है। उन्होंने मुझे ऊर्जा दी, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और आपने भी, जाहिर है कि आपने भी मेरे लिए दुआएं दी। दिव्यांजलि जी, मैं खुश नसीब हूं कि आज मैं आपसे मुखातिब हूं। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, इस मंच को कहना चाह रहा हूं, मंच के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी लाइन थी आपकी और बहुत ही अच्छी बात है आप स्कूल भी चला रहे और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे, बच्चों को इतना प्रेरणा दे रहे। साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में हमें बहुत खुशी हुई आपको मतलब आपसे मिलके और आपके जैसे इतने प्रेरणादायक शख्स हमारे मंच पे आए, ये बहुत ही अच्छी बात है। लाखों लोगों को आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं ये भी कहना चाहूँगी मेरी सकुर एक जी बात कि आपको पीछे बहुत छूट सारी गई है। शुभकामना। हाँ, हाँ, मैं कहिए पटवारी बताइए। भी रहा हूं मैडम, मैं अच्छा। पटवारी भी रहा हूं। मैंने हुँ, भारत की भूख का जो तांडव और एक गरीब के दुख, उनके अभाव, मजदूरों की विपन्न अवस्था, उनके दर्द, उनकी बेचैनी, उनकी घुटन, एक पटवारी पटवारी के लिए यह माना जाता है कि इज द लोएस्ट कलेक्टर ऑफ द विलेज। वो बिल्कुल, राज्य सरकार के प्रति एक उत्तरदायी व्यक्ति होता है, बशर्ते कि वह जो है पर दुख कातरता रखे, हमदर्दी रखे। एक अच्छा इंसान होना चाहिए एक पटवारी को। तो मैंने वो सही दुख और कहा। अभाव भी देखे, और वो उन अभावों में भी मैंने अपना अगली जो है कैरियर जो है इस पटवारी ही आरंभ किया। उसके बाद में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर जो है सिलेक्ट होकर आया बाद में। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने और आपने जो ये बात कही ना कि अच्छा इंसान होना चाहिए, लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए, वो तो मानवता का पहला धर्म है, पहला गुण है। चाहे पटवारी को कहिए आप, चाहे या फिर किसी और को भी अगर आप ले लीजिए, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे के दुख दर्द को समझे, तभी वो इंसान कहलाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप में इंसानों वाले सारे गुण हैं, बहुत ही खुशी की बात है। सकूर जी, अब मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आपको साहित्य में रुचि है, आपकी साहित्यिक संस्था है और आपका स्कूल वगैरह भी है जो चल रहा है, तो इसके अलावा आपकी और क्या-क्या रुचियाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो समाज सेवा ही है। मेरा मुख्य क्षेत्र जो शिक्षा का है, और मेरी जो संस्था है वो संस्कार निर्माण का काम करती है। नैतिक निर्माण हमें करना है और एक अच्छे सुंदर भारत का हमें निर्माण करना है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमारा भारत जो है सुंदर बनेगा, तो भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, वो सारे लोग भी अच्छे बनेंगे। और जो आपकी ये रुचि है समाज सेवा, ये वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। आज के समय में समाज सेवा की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जैसे-जैसे हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं और आधुनिकीकरण हो रहा है, तो लोगों में भी थोड़ा अनुभव करना या एक-दूसरे से मिलना-जुलना ये सब कम होने लगा है। और आपने तो देखा ही है कितनी बार ऐसा होता है कि माता-पिता को घर से निकाल देते हैं या कुछ लाचार बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, कुछ बेजुबान जानवर होते हैं, तो इन सबको किसी न किसी की ज़रूरत होती है। पहले तो लोग आपस में एक-दूसरे के साथ मिल के रहते थे, पर अभी ऐसा नहीं हो गया है। तो हम स मतलब आपके जैसे समाज सेवियों का या हमारे जैसे समाज सेवियों का ये काम है कि उनको एक अच्छा जीवन हम लोग दे सकें। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप और हमारी बहुत शुभकामनाएँ हैं आपको। आप ये काम हमेशा ही करते रहिएगा और हमें भी मौका दीजिएगा कि हम कभी आपके जो है संस्था से जुड़ के और समाज सेवा कर सकें और इसका जो है लाभ उठा सकें। मेरा ये अहो भाग्य है। मेरे यहाँ तो कल ही प्रोग्राम है जहाँ मैं अपने, मेरे जो उस्ताद थे, मेरे गुरु थे जबार बिकानवी साहब,
उनकी पुण्यतिथि मना रहा हूँ दूसरी। मैं शकूर अच्छा। बीकानवी हूँ और मेरे जो उस्ताद थे, मेरे जो गुरु थे, साहित्यिक गुरु जब्बार बीकानवी साहब, मल्टी साइडेड टैलेंट थे, कई डिसिप्लिन में वो पीजी थे और लोग ग्रेजुएट भी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, एक सूफी और संत के रूप में थे और उनके संस्कार भी मुझे मिले और मैं साहित्य जगत में आया। मैं दो श्लोक कहना चाह रहा हूँ, उनकी विचारधारा से संबंधित है वो, और मैं मंच को भी ये वो एक साइलेंट मैसेज भी देना चाह रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अयम निजय परो वेति गणना लघु से सम, अयम निजय परो वेति गणना लघु से सम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम अगर इस वसुधा को ही परिवार मान लें, हम मांडूक पर चले जाएं, हम भारतीय संस्कृति को फॉलो कर दें, तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मानव सभ्यता अगर कहीं है तो हमारे भारत में है, जो 6000 और 5000 वर्ष पूर्व की जो हमारी जो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अलावा जो विश्व में अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं है। और उसके बाद में भी अगर हम आ जाते हैं तो वहां वैदिक जो है हमारी जो है एक सभ्यता आती वेदों की, और उसमें भी बहुत कुछ है और जानने के लिए। वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, लेकिन हमारे पास आज जो संक्रमण का जो युग है, ये सांप्रदायिक युग जो है, ये संक्रमित युग है। हमें कहीं ना कहीं जो फुर्सत नहीं है। हालांकि मेरी बात विरोधाभासी होगी, हम इंटरनेट पर आधारित हो गए हैं, हमने पढ़ना और पढ़ाना और हमने मनन करना और चिंतन करना, और पुस्तकों से हमने अपना नाता एक प्रकार से तोड़ भी लिया है। यह बड़ा चिंतन का विषय है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा। आजकल जो है चिंतन मनन करना या याद रखना जो है, ये सब कम हो गया है, ये तो सही है। लोग फ़ोन हाथ में रहता है, कुछ भी सर्च करना हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस तुरंत फ़ोन उठाते हैं, नेट ऑन किया और वहीं पे ढूँढ लेते हैं। इसका तो बताया भी गया कि अगर मोबाइल के बहुत सारे अच्छे परिणाम हैं, तो दुष्परिणाम एक यही है कि लोगों का याददाश्त जो है, उस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। मान लीजिए कल को अगर नेट नहीं होता है या बंद हो जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यही होगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा कि देखो अब किसी को याद नहीं है, अब कैसे अचानक से सब कुछ पहले जैसा करें। तो सही कहा आपने बिल्कुल। सकूर जी, अब मैं सोच रही थी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपकी एक अच्छी-सी रचना सुन लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न करते हैं। जी, तो मेरे पास में मेरी कुछ चुनिंदा रचनाएं हैं और वो अलग अलग प्रकार की रचना है, और मेरी जो भावना है वो मेरे देश के प्रति सबसे पहली भावना। जी। और देश के लिए हमें क्या करना है? जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं अपनी बात को अपने देश के लिए समर्पित करना चाह रहा हूँ। मेरे सारे गीत इसी टाइप के ही हैं, और जी, जी, क्या मैं बात है। अपने माता पिता को और मेरे गुरुजनों को जो है कोटि कोटि वंदन करते हुए, उनका नमन करते हुए मेरी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, देखिए, स्वागत है। एक जरूरत है और उस जरूरत को दर्शाती मेरी कविता है, जो मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा, सारा सुनाता हूँ। गीत, शीर्षक मेरी रचना का गीत है, आओ गीत बनाए, आओ गीत बनाए, अपने प्रीत बसाए, आओ गीत बनाए, अपने प्रीत बसाए, देश हमारा भारत अपना, देश हमारा भारत अपना, सबके दिलों समाए, आओ गीत बनाए। ऐसा गीत बनाए कि सबके दिलों में समा जाए। ऊंचे शिखर श्यामल धरती और समंद लहराए, ऊंचे शिखर श्यामल धरती और समंद लहराए, गंगा जमुना है अपवाही, एक का शिव से संबंध है, एक का काना से। गंगा जमुना है अपवाही, समृद्धि हमें दिलाए,
आओ गीत बनाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर की हम, ब्रह्मा विष्णु शंकर की हम गाथा नित्य जो गाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर की हम गाथा नित्य गाए। राम कृष्ण की माया सारी, राम कृष्ण की माया सारी, काबा काशी जाए। आओ देश बनाए। जाति धर्म की बातें छोड़ो, जाति धर्म की बातें छोड़ो, प्रीत की रीत निभाए। अखिल विश्व परिवार अपना, अखिल विश्व परिवार अपना, भेद न रहने पाए। आओ गीत बनाए। भाषा एक हो सबकी अपनी, भाषा एक हो सबकी अपनी, भाषा एक हो सबकी अपनी, सरस्वती उन्हें पढ़ाए। सात सुरों की मुरली शकूरा, सात सुरों की मुरली सकूरा, कान्हा जिसे बजाए। आओ गीत बजाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया थी रचना आपकी, सही कहा। भारत में जितनी भी चीजें हैं जरूरी, आपने उन सारी चीजों को अपनी कविता के माध्यम से एक साथ ही एक ही धागे में पिरो के प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। और जो राम और कृष्ण का आपने उदाहरण दिया ना, वो सच में काबिले तारीफ था। बहुत बहुत अब बधाई मैं आपको। अपनी भारत माता की स्तुति में एक दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। जी जी, स्वागत है। मैं इसमें मदमस्त हो जाऊंगा इस कविता में। ये मैंने बुलंदी अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में पढ़ी है, और बुलंदी एक ऐसा मंच है जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और अभी हार्वर्ड का सर्टिफिकेट भी मिला है बुलंदी को। अच्छा, बहुत ही अच्छा और मैं लगा ये बुलंदी के सुनकर। सारे जो कार्यक्रम है उनको मैं अटेंड करता हूँ, ऑफलाइन भी करता हूँ। मैं रुद्रपुर भी गया हूँ, उत्तराखंड जो काव्य महोत्सव का मैं शिरकत कर चुका हूँ 2 बार। खैर, मेरी रचना जी जी। उनके लिए लिखी थी मैंने। जय 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 हे भारत माता, जय 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 हे भारत माता, तेरी गोद में मैं सुख पाता। जय 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 हे भारत माता, तेरी गोद में मैं इठलाता। जय 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 हे भारत माता। उतर हिमालय प्रहरी तेरा, तेरा गौरव याद दिलाता। मान सरोवर जलदाई है, गंगा स्नान पवित्र कराता। जय 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 हे भारत माता। विविध विविध रूपा है मधुर संस्कृति, राम कृष्ण की याद दिलाता। समृद्ध तू है सुविकसित भी, पूरे जहां का मन ललचाता। अमेरिका की भी काक दृष्टि है भारत पर। तेरा सनातन अमर रहे मां, मैं तुझ पर
बलिहारी जाता, अखंड रहे तुम वे बलशाली, न्योछावर हम जोश है आता, जय 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 हे भारत माता। और भारत माता कृतज्ञ भी है किसी की, आगे देखिए। बापू की वो सत्य अहिंसा, जैन बुद्ध की याद दिलाता, आवो विष्णु कहाँ छिपे हो, पापाचार है बढ़ता जाता, जय 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 हे भारत माता। अगला बंद है। आजादी है आज अधूरी, मेरे जो साथ में साथी है उनके लिए ये। आजादी है आज अधूरी, भूख गरीबी का तांडव आता, ले संकल्प हटे सब पीड़ा, जागे भारत घोर गुण गाता, जय 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 हे भारत माता। जय है बुलंदी बुलंद रहे तू, गुरु गौरव मुझे याद है आता, तेरे ऊपर बलिहारी सकूरा, शकूर बीकानवी, चाहे जीऊं मैं या मर जाता, तेरे ऊपर बलिहारी शकूरा, चाहे जीऊं या मैं मर जाता, तेरा गौरव अमर रहे माँ, आगे बढ़े परचम फहराता, जय 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 हे भारत माता, जय 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 हे भारत माता। मेरी अगली रचना अगर आपकी अनुमति हो तो। आदरणीय, नहीं नहीं, अब आपकी रचना जो है थोड़ी देर बाद सुनते हैं। अब पहले आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी रचना काफी अच्छी थी और गाया भी आपने बहुत अच्छे से। तो आपकी रचना सुन के ना ऐसा लग रहा था जैसे पहले दूरदर्शन पे ऐसे वो आते थे, गाने आते थे, तो उसमें लोग गाते थे, क्लासिकल गाने गाते थे। आपकी रचना बिल्कुल वैसी ही क्लासिकल थी। जी मैडम शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, मैं 7-8 साल की उम्र में मेरे पिताजी रेलवे में थे। अच्छा। और भारतीय रेल पूरे भारत के लिए होती है। रेल सप्ताह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं 7-8 साल का ही था और हमारे बीकानेर में कामगारों की संख्या उस जमाने में 6-7 हजार के लगभग थी। और मेरी पहली प्रस्तुति मैंने भगवान शिव की स्तुति प्रस्तुत की थी। रेल सप्ताह के दौरान एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था, 5,000 लोगों की ऑडियंस थी। उनके बीच में मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे वहां प्रस्तुत किया। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, मैं आकाशवाणी बीकानेर से भी वार्ताकार हूँ। मैंने रेडियो वार्ता भी दी है। और बीकानेर के जितने भी सांस्कृतिक संगठन है या जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, उनमें समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है शकूर को इतना प्रेरित करते हैं, प्यार देते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मुझे उससे ऊर्जा भी मिलती है। और आपने मुझे जो मौका दिया है, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है। और जैसा कि नाम से, ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शायद ये श्री राम साहित्य संस्था है और साहित्य संस्था, और वह भी अयोध्या से है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ कि मैं राम से इतना प्रेरित हूँ, राम के साथ में मैं इतना लय हूँ कि 22 तारीख को मैंने राजस्थानी में एक गीत भी लिखा जिसमें राम जी की प्रतिष्ठा वहां हुई है आपके यहाँ। मैंने राजस्थानी में एक गीत भी लिखा था और उस राजस्थानी गीत को मैंने पूरे राष्ट्र को समर्पित किया है, क्योंकि उस दिन हमारे राम जी विराजे वहां। राम जी सभी के हमारे सामजी है। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। हम साहित्यकार हैं और साहित्यकार के लिए राम बराबर होते हैं। और मैं तो देवी पुराण, शिव पुराण और ये आपके गरुड़ पुराण, ये सारे भी मैं पढ़कर बैठा हुआ था। मैंने सोचा हो सकता मैडम को पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाए। देखिए, एक सनातन का मामला होता है जहाँ, और मैं खुद अब्दुल शकूर सिसोदिया
मैं खुद महाराणा प्रताप वंशज हूँ, तो भारत माता की और देशभक्ति की बात और ये जज्बा आना तो मेरे डीएनए में ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, हमारे लिए गर्व की बात है कि आपके जैसा भारतीय इस देश में है और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आप हमारे मंच पे आए और इतनी अच्छी बातें एक बताई। शेर मैं सकूर अल्लामा इकबाल का जाहिर करना चाह रहा हूँ, जी, जी, वो जी, हमारे सुनना पाठकों के लिए चाहूँगी। है। जी, डॉक्टर इकबाल, और वो उस कैसेट में नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वाह! क्या बात है! यूनान मिस्र बहुत रोमा बढ़िया। सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी जो अब बचा है हिंदुस्तान ही हमारा, सारे जहां से अच्छा। देखिए मेरी गर्दन काट दीजिए, बस मेरे भारत को अखंड बना दीजिए, या सही कहा फितरत की आपने। कोई बात नहीं है। हमारे देश हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीय हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं और हम सब राम जी की संतान ही है। मैं खुद लव के खानदान से हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है और आप में देशभक्ति कूट-कूट के भरी है, बड़ा गर्व हो रहा है। मैं भी देशभक्त हूँ, तो बड़ा गर्व हो रहा है एक देशभक्त को दूसरे देशभक्त से मिलके। सकूर जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप बहुत दिनों से साहित्य से जुड़े हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं, तो और आप भी एक साहित्यकार हैं, साहित्य लिखते हैं, तो आपकी अब तक कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है? मेरी 4 पुस्तकें मैडम, विचाराधीन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हुँ, हुँ। मेरी 4 पुस्तकें विचाराधीन। एक पुस्तक जो है हुसैन सरित आ रही है, जो मेरे पिताजी के नाम पर ही आ रही है, जी, जी। हुसैन सरित। और एक पुस्तक मेरी जो है राजस्थानी मारी, वो एहसास है, उसका नाम एहसास। और इंग्लिश की किताब का मैंने अभी तक नाम नहीं दिया, और एक किताब संस्कृत में भी दूंगा। तो हमारे विधि और विधान जो हमारे तो अभी आपकी ये जो उससे पुस्तकें संबंधित है। पहले से पब्लिश हो चुकी हैं, ये कहाँ पे मिल जाएँगी? अमेज़न, फ्लिपकार्ट? ये अंडर पब्लिकेशन चल रही है, अगले महीने आ जाएगी। अच्छा, चलिए बहुत-बहुत शुभकामना आपको इन पुस्तकों के लिए। तो सकूर जी, अब मैं जानना चाह रही थी कि आपको अब तक कितने जो है सम्मान और उपलब्धियाँ मिल चुकी हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में? जी, मुझे मानसरोवर मंच से मिला है, मानसरोवर काव्य मंच हिंदुस्तान का माना हुआ है। विश्व हिंदी साहित्य सृजन मंच से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे बराबर मुझे जो है वो मिल रहा है। बीकानेर का जो नागरिक भंडार जो संस्थान जो 1897 में सुस्थापित है, तो नागरिक प्रसारण के लिए, हिंदी के प्रसार के लिए हमारी बीकानेर की एक प्रतिनिधि संस्था है, तो बहुत पुरानी है। वहां से मुझे इस बसंत उत्सव पर एक महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी भी मिली कि बसंत उत्सव मेरे देखरेख में और मेरे संयोजन में जो है अभी हाल ही में जो हुआ, और उसका सर्टिफिकेट जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट मिला। जी, जी। हाँ, दिख रहा है। और मेरा गांधीवाद जो है उस पर मेरे कार्यालय मुझे गांधीवादी के रूप में मुझे जो है मेरे मेरी गांधीवादी शैली को दृष्टिगत रखते हुए मेरे कार्यालय ने मुझे 2 साल पहले सम्मानित किया, 2 अक्टूबर के दिन। और ये बुलंदी का है मेरे पास, बुलंदी अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव जो हमने मनाया उत्तराखंड में, जो हमने बनाया उसको बुलंदी के महोत्सव को, उत्तराखंड काव्य महोत्सव का मैं शरीक रहा हूँ। और अभी मेरा परसों ही जो है सम्मान बीकानेर में राव बीकाजी संस्थान, जो एक ऐतिहासिक संस्थान है, जिला प्रशासन बीकानेर और राव बीकाजी संस्थान ने मुझे साहित्य गौरव के रूप में जो है सम्मानित किया। ये प्रतिभा प्रशस्ति पत्र आपको जो है नजर आ रहा होगा। और इसके जी, अलावा जी, मैं जी। अनेक कार्यगोष्ठी में, सेमिनार में और शिरकत, और मेरी संस्था के भी कार्यक्रम जो है समय समय पर होते रहते हैं। बीकानेर की एक राष्ट्रीय कवि चौपाल है, और उस कवि चौपाल से मैं जुड़ा हूँ। हर संडे को हमारी राष्ट्रीय कवि चौपाल बीकानेर में आहूत किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और एक बीकानेर में हमारी जो है पर्यटन लेखक संघ बना हुआ है, और बज़्म महफिल, उसमें भी हर संडे को त्रिभाषा जो है हम काव्य गोष्ठी करते रहते हैं, हिंदी, राजस्थानी और उर्दू पर। तो वहाँ भी मैं उर्दू में भी कुछ पढ़ लेता हूँ, काम चलो मुझे उर्दू भी आती है। वैसे मैं हिंदी में निष्णात हूँ, मेरा हिंदी में ही विश्वास है, और राजस्थानी हमारी मदर टंग है, इसलिए राजस्थानी से मुझे कोई गुरेज नहीं है, माइट भाषा है। सही है, बहुत बढ़िया है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, राजस्थान से मुझे याद आया कि मैंने मतलब बहुत सारे मंचों से मैं जुड़ी हूँ और मैंने बहुत सर्वे भी किया है, तो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो साहित्यकार हैं, वो या तो राजस्थान से हैं या फिर मध्य प्रदेश से हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में इस तरह के मंच आप लोग चलाते हैं, इस वज़ह से वहाँ पे साहित्यकार कुछ ज़्यादा ही हैं।
और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी साहित्य को इतना अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग। बीकानेर के लिए एक ठाकुर जी। लोकोक्ति है, एक चुटकुला आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, हमारा बताइए। बीकानेर जो है एक साहित्य सौरभ का शहर है, छोटी काशी तो कहलाता ही है। और हमारे यहाँ हर 5 घर में एक साहित्यकार होता है बीकानेर के अंदर। और हमारे लिए एक चुटकुला है, वो ये है कि अगर आप आसमान में एक पत्थर फेंकोगे तो वो जब नीचे गिरेगा तो किसी न किसी साहित्यकार के माथे पे ही गिरेगा। सही ऐसा बात है शहर है एकदम। और बड़ी मिठास का है। हम सभी साथ में हैं। हम और मेरे यहाँ मेरे परिवार की तो एक संस्कृति में आपको और बताना चाहूंगा, अंदर की बात है। मेरे घर के सामने पिछले 80 साल से होलिका दहन हो रहा है। उसका पहला चंदा मेरे घर से ही होता है। और हमारे पास में ही जो हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले का नाम भी हमने विवेक नगर रखा है। तो पूरा भारत राष्ट्रीय एक तरीके से आप इसको फेसबुक पर मुलाहिजा कर सकते हो। और हमारे यहाँ दिवाली पर हम जो है दुर्गाष्टमी जो होती है उस दिन हम यहाँ एक जागरण करते हैं, रात्रि जागरण होता है हमारे यहाँ। और वो जागरण हम सभी मिलकर करते हैं। और उस जागरण का सुबह जो हम प्रसाद जो बनाते हैं, हम सभी मोहल्ला निवासी एक साथ एक ही पंगत में बैठकर हम वो खाते हैं। और दिवाली भी हम मनाते हैं और ईद मिलन समारोह भी मेरे मोहल्ले में होता है। हम वाह, हर त्योहार को बहुत बढ़िया। मनाते हैं। हमारे पूरे बीकानेर की ये एक खासियत है कि हमारे जो ईदगाह के बाहर जो है सारे हमारे जो सारे सनातनी जो है वो हमारा वहां स्वागत करते हैं। और हमारे यहाँ दिवाली और होली पर हम भी अछूता नहीं छोड़ते। हमारे घर में भी प्रसाद बनता है और बाकायदा वो सब होता है, हमारे विधि विधान से होता है। और अगर मैं अपनी मिसेज को अगर बुलाऊं तो आपको वो पूजा विधान भी वो बता देगी। एक मुस्लिम महिला ये बता देगी कि पूजा कैसे होती है, लक्ष्मी जी का कौन सा कोना होता है। आम महिला, भारतीय सही महिला है। भी नहीं जानती होगी शायद कि हाँ हाँ। लाइट जा चुकी है मैडम। कहीं कहीं रोशनी हो तो वहां बैठ जाइए, अगर कहीं रोशनी हो तो। जी 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 वैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये बहुत गर्व की बात है। ऐसा लग रहा है एक सच्चे भारतीय से मिल रही हूँ आज मैं। जी। 1 मिनट के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। हाँ हाँ। हाँ मैं जी आ कुछ। गया, ये लाइट है। बहुत, मुझे तो जी बहुत गर्व हो रहा है, एक सच्चे भारतीय से मैं मिल रही हूँ और उनके घर में बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। और ये आप बहुत अच्छा करते हैं। कहते हैं ना कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पे रहते तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, लेकिन फिर भी सब आपस में जुड़े हुए रहते ही हैं कहीं ना कहीं से। तो आप उसका साक्षात उदाहरण है। आज हमारे मंच पे जो आप आए हैं और इतनी बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। कुछ याद आ रहा है मैडम और भी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मेरे दादी जी सनातनी थे, सनातन विचारधारा की थी। विनायक जी का फोटो उनके पास ही रहता था। हमारे सारे रिश्तेदार मेरी दादी जी को इसलिए बुलाते थे कि किसी भी प्रकार का जो है अमंगल ना हो, विघ्न ना हो। तो मेरी दादी जी के पास गणेश जी की जो फोटो होती थी, वो गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों विराजमान होते हैं उसमें। तो हमारे दादी जी ने बचपन से ही हमें वो सारी जो है ये सप्ताह वाचना और ये सुंदरकांड वगैरह, ये हवन वगैरह और ये सारे कुछ अरदास वगैरह गाने, ये सारे हमारी दादी जी ने हमें महाभारत की, रामायण की सारी जो कहानियां वगैरह सारी जो हमें बचपन में ही सिखा दी थी सारी। यानी कुल मिला के कूट कूट के मैं आपके सामने एक बंद रख रहा हूँ मीरा जी का कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानू कसु पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार। देखिए ये कोई पुण्य था हमारे बडेरों का, पुरखों का ही कोई पुण्य था कि मुझे ये घर मिला। हो सकता मेरा ये कोई प्रारब्ध रहा होगा कि इस परिवार में मेरा उतरना और मुझे ऐसे दिव्य लोग की, मेरे पिताजी जैसे लोग और मेरी दादी जी जैसे लोग, मेरी माँ आज भी मौजूद है, अभी भी 100 मीटर की जो सड़क साफ करती महात्मा गांधी की याद में। स्वच्छता अभियान तो सरकारी कार्यालय में होता होगा, लेकिन मेरी गली में भी होता है। मेरी मम्मी जो है वो पब्लिक जो स्ट्रीट है उसको 90 साल की उम्र में भी मेरी मम्मी आज भी साफ करती है। मेरी मम्मी का वाह। रूटीन भी बताना चाहूंगा मेरे सारे साथियों को। वो सुबह सुबह उठते हाँ हाँ। ही सीधी बात रसोई में जाती है, पहले कुत्ते के लिए रोटी लाएगी, उसके बाद में फिर वो वापस कुत्ते को रोटी देने के बाद में फिर वो गाय का गुड़ लाएगी, फिर वो गाय आ जाती है रंबाती या गोधन आ जाता है, गोवंश आ जाता है, उसको गुड़ देगी। उसके बाद मेरी मम्मी जो है चींटियों के लिए उसने कुछ अलग से एक मिश्रण तैयार कर रखा मेरी मम्मी। चींटियां भी मेरी मम्मी का जो है इंतजार करती है। वाह, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं चींटियों को जब खाना दो तो वो अहिंसा दुआ ही देती परमो, हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मंडूक में साफ लिखा हुआ अहिंसा ही परमो धर्म है। तो ये सब ये किताबें जो है ना, ये किताबों में जो छापने के लिए नहीं लिखा लोगों ने, उसको अमल करने के लिए लिखा था।
अफसोस कि हम उन बातों में जो इग्नोर करते हैं। हाँ, ये अहिंसा वाली बात जो आपने कही, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन इसके आगे भी है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़े तो उठा लेना भी धर्म ही है, अच्छी बात है। यस। मतलब मैं बताना चाह रही थी कि जैसे अहिंसा तो होता है परम धर्म, लेकिन कभी कभी होता है ना, आपने जैसे वो महाभारत, आप जैसे आप बता रहे हैं, आपने बहुत सारे सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़े हैं, तो आपने महाभारत पढ़ी होगी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कृष्ण जी ने कहा है कि बहुत उन्होंने प्रयास किया था और समझाने का प्रयास किया था कि महाभारत रुक जाए, लेकिन जब नहीं माना दूसरा पक्ष तो उन्हें महाभारत करनी पड़ी। तो अहिंसा तो परम धर्म होता ही है, लेकिन साथ में अगर धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए, वो भी सही होता है। ठाकुर जी, आपकी बातें सच में बहुत ही अच्छी और सनातन धर्म से जुड़ी, वेदों से जुड़ी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर, जानकर। तो अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया समाज के प्रति आप बहुत ही जागरूक हैं और देशभक्त भी हैं, साथ में समाज सेवी भी हैं। तो एक साहित्यकार का समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? हाँ, मैं आपके सवाल का जो है उत्तर देने की स्थिति में भी हूँ। आप इसको कंटिन्यू रखिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। जी जी बिल्कुल। लाइट। आपकी बातें इतनी ज़्यादा जी, जानकारीपूर्ण कंटिन्यू हैं। रहिए मैडम। आजकल के हाँ, आजकल के बच्चे जो हैं उनके लिए इस तरह की बातें बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। क्योंकि हमारा समाज पाश्चात्य सभ्यता या फिर कहें कि मोबाइल में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि मोबाइल में जुड़े रहना और रील्स देखना, रील्स में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें उसको मिल जाती हैं कि उसको अपने धर्म से या फिर ज्ञान की बातों में जुड़ने का समय नहीं मिल पाता। और किताब-विताब भी बच्चे इतना पढ़ना पसंद नहीं करते और एक तो जो ये कोरोना काल अभी आया था, तो इसकी वजह से ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई। अब वो ऑनलाइन क्लास शुरू होने से ये हुआ कि सारे बच्चों के हाथ में ही मोबाइल चला गया और इस वजह से बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं, अब हर हर टाइम पेरेंट्स तो उनके साथ रह नहीं सकते देखने के लिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं। तो ऐसे में इसका मतलब शिक्षा भी एक तरह से वो हो गई, दूषित हो गई क्योंकि बच्चे शिक्षा का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पा रहे और वैसे था कि वो स्कूल में जाते थे तो केवल अच्छी बातें ही सीखते थे, कुछ इस तरह का सीखने का चांस नहीं रहता था कि अगर मान लीजिए शैतानी भी बच्चा कर रहा तो आपस में ही कर रहा, उल्टी सीधी मतलब एक दूसरे को मारेगा या फिर ऐसे ही शैतानी करेगा, बैठा रहेगा, पढ़ेगा नहीं, इतना ही होता था। पर अभी मोबाइल से जो हो गया है वो बहुत ज्यादा ही दूषित हो गया है। तो अब आप हम जवाब देने की अवस्था में हैं? पूछूँ फिर आपसे जी, सवाल? बिल्कुल हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि आप जैसे बहुत अच्छे देशभक्त हैं, समाज मैं सेवी हैं, मैं साहित्यकार सबसे हैं, पहले तो तो ये कहना चाहूँगा कि कविता जो है एक साधना है। ये हाँ, कोई सगल नहीं है। ये कविता जो है हमारी वो साधना है। हम इसको सगल ना बनाएं। और कविता ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्मविश्वास बढ़े, हमारी शैली भी अच्छी हो जिससे सामने का व्यक्ति जो है वो संप्रेषित हो सके, हमारे अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, कविता सभी को जोड़ने के लिए होनी चाहिए। एक साहित्यकार को यह सोचना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूं उसकी उपादेयता क्या होगी। उपादेयता जरूरी है कि उसका जो है पाठक पर क्या असर रहेगा। कविता सांस भी है, प्राण भी है, आत्मा भी है, भाव है। कविता मुक्ति देती है, कविता प्रेम करना सिखाती है, कविता बहती है, कविता हमें मुक्त करती है, कविता विरह भी है, कविता भीतर भी है, कविता बाहर भी है, कविता झरने के रूप में है। बुद्धि भाव अनुभूति का विषय है और साहित्य पोषित करना और नए बरसाना जो है कविता का एक उद्देश्य होना चाहिए। कविता वो है जो मजबूर कर दे, किसी को सोचने को मजबूर कर दे, उसको संवेदनशील बना दे, उसको जिम्मेवार बना दे। विवेक शब्द रस अर्णव तपस्थली साधना स्थली, शिव जहां रहते हैं वही साधना होगी, जहां शिव रहेंगे वही साधना होगी। मातृभाषा और सामाजिकता का प्रतीक भी होनी चाहिए कविता।
कविता वह होनी चाहिए जिससे बुद्धि का विस्तार हो, सोच से सोए हुए को जगाने में जो है एक सक्षम जो होनी चाहिए कविता। साहित्यकार को चाहिए कि वह सोए हुए को जगा सके, जागृत कर सके, अलग अलग जगा सके। सामाजिकता संस्कार, सामाजिकता और संस्कार में जो ये बदलता जो समाज है, इसमें जो समावेश और समायोजन बना सके। और कविता संकीर्ण भी नहीं होनी चाहिए, कविता जो है उसमें व्यापकता होनी चाहिए। और भूमंडलीकरण की बात भी जो हमें समझानी चाहिए कि विश्व जो परिवार के रूप में हम एक दूसरे राष्ट्र को जोड़ने की बात करें, और हमारे लेखक और पाठक को जो है इस तरीके से हम तैयार करें कि वो उनको जो है एक मार्गदर्शन मिल सके हमारी कविता से। कविता जो है असहजता को सहजता की ओर ले जाने का एक प्रक्रम है। कविता असहजता को सहजता की ओर ले जाने का एक प्रक्रम है। ये सुनती भी है, बाहर से भी सुनती है, भीतर से भी सुनती है वो कविता। प्रेम और करुणा बिना जो है, प्रेम और करुणा जो है ये कविता में आ जाने चाहिए, और बिना प्रेम और करुणा के जो है मानवता जो है संभव नहीं है। अब बात आती है संस्कृति की, तो हमें कुछ हटकर करना है, हमें विचारवान व्यक्ति को चेतन करना है, हमें बड़े लोगों के व्यक्तित्व का अनुसरण करना है, अतिरिक्त में नहीं जाना है, और हमें कविता को इस रूप में भी लेना है कि लाइफ इज ए चैलेंज एक्सेप्टेड। हम जो चैलेंजेस हमारे समाज के सामने, हमारे संप्रति जो राष्ट्र के सामने, उनको भी, उन चैलेंजेस को भी हमें जो मीट आउट करने की जरूरत है। और चुनौतियों का होना जो जरूरी है, चुनौती हर समय हर देश काल में रही है, तो चुनौतियों का जो है समाधान जो है वो जरूरी है, और ऐसा साहित्य भी आना चाहिए। और अब दूसरी बात यह है कि आपके सामने अगर तूफान है, तो तूफान से टकराने की कुव्वत आपकी कविता में होनी चाहिए, ये जीवन में जरूरी है। और एक साहित्यकार जो होता है उसके पास में दीवार, खिड़की और हद, इन तीनों को समझना जरूरी है। साहित्यकार के पास एक दीवार भी होनी चाहिए, और एक सीमा भी होनी चाहिए उसकी, और एक खिड़की भी होनी चाहिए बाहर झांकने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। अगर वो दीवार की ओट में आ जाएगा और खिड़की नहीं होगी तो साहित्यकार झांकेगा किधर से। तो दीवार, हद और खिड़की की जो एक युति होनी चाहिए। कविता ऐसी भी होनी चाहिए जो बेचैनी पैदा कर दे, कुछ करने के लिए बेचैनी पैदा करना। इतिहास जो है वो साहित्य में जरूरी होता है। हमारे इतिहास के बिना हम सीख नहीं ले सकते, इतिहास के बिना हमारा मनोबल जागृत नहीं हो सकता। हमारे अंदर की भावनाओं के उत्प्रेरण के लिए इतिहास जरूरी है, और यह सब होने से ही कविता एक संस्कृति का विकास करती है। और जब संस्कृति का विकास होगा तभी हमारे समाज का निर्माण होगा, और जब समाज का निर्माण होगा तब राष्ट्र बढ़ेगा, और ये राष्ट्र तब हम बढ़ेगा जब हम अच्छा साहित्य लिखेंगे। और अच्छा साहित्य अब हम तब लिख सकते हैं जब हम चित्त की खेती करें, दिल से जुड़े, और दिल से ही फसल तैयार होगी, और दिल से जब फसल तैयार होगी तभी अच्छा साहित्य जो है सामने आएगा, और तभी हमारे युवा या हमारे जो फॉलोअर्स या हमारे साथ जो रहते हैं उनको हम संप्रेषित कर सकेंगे, एक प्रभावी जो है स्थिति हमारी। और इसके लिए भी क्या है, क्या करना में, भावों को उकेरना में, संस्कार का निर्माण करना में, जीवन मूल्य का निर्माण करना में। एक घोषित संसार जो है, कुछ बातें ऐसी है जो शेष विश्व नहीं जानता, तो उन एक घोषित संसार को जो है उद्भाषित करने का काम भी हमारी कविता को करना चाहिए। बात को संक्षेप में ही हमें कहना चाहिए। कविता इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं नीरस हो जाए और उसका कोई समाधान भी ना निकले, उससे हम जो है कहीं गड़बड़ हो जाए और वो पॉइंटेड ना हो, ऐसी कविता भी नहीं होनी चाहिए। और साहित्यकार का सबसे बड़ा दायित्व एक और बन जाता है, अन्वेषण करना। हमारी कोई पर्टिकुलर समस्या है तभी तो हम लिख रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर समस्या क्यों है उसकी हमें तह तक जाना होगा। और ऐसा भी कहा जाता है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इस बात को जो है हमारे साक्षात जो साहित्यकार जो है उनको जो है सिद्ध कर देना चाहिए और साबित कर देना चाहिए।
अब यह है कि कविता ऐसी भी होनी चाहिए जिससे हम उसको लोकोपयोगी बनाए, लोगों के काम आए, ऐसी कविता हम लिखें। कविता ऐसी भी हो सकूर जी, जिससे मैं हम कुछ एक कहना चाह रही थी। जैसे मेरा जी प्रश्न था कि एक साहित्यकार का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। जैसे आप हैं समाज सेवी भी हैं, देशभक्त हैं और आप कविता के बारे में बता रहे हैं, तो अच्छा बात मतलब अच्छा बताया है आपने। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। पर एक जो है साहित्यकार का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा। जी, जी, एक कहावत बताइए। है, जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर परई। साहित्यकार, पहली बात तो हमें यह समझना है कि साहित्य होता क्या है। तो सहित प्लस यत से बना साहित्य, और साहित्य एक सागर है। और जो समाज में जो है, जो समाज में है, जैसा भी है, जो भी है, तो वो सारा जो है साहित्य है। अब यह है कि अगर हमारे समाज में कहीं ना कहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पीछे पीछे हैं, तो हमें क्या है कि ऐसे में उससे व्यथित होकर, उसके आक्रोश में, उसके रिएक्शन में हमें कुछ काम करना होगा। और उसके लिए मैं अपना एक, मेरी दूसरी कविता है उसका बंद आपसे सुनाना चाह रहा हूं। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। तो सोए हुए लोग हैं, उनको हमें जगाना है। जो पीड़ित है सही उनकी कहा। सहायता करनी है। बिल्कुल, हम बिल्कुल सही अगर कहा। उनका विश्वास जीत पाए, लोग आजकल हमारे साहित्यकारों के बारे में ये सोचते हैं कि हम खाली कविता ही पढ़ते हैं, खाली नहीं, हमें उनको कॉन्फिडेंस में लाना है, हमें उनसे जुड़ना है, उनके रूह तक हमें पहुंचना है, उनके दिलों में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना है। हमारी कविता तभी कविता हो सकती है जब उनसे जुड़े, हम उनके दुख में, दर्द में, उनके अभाव में, उनकी कमियों में, उनकी समस्याओं में, उनके जीवन में आए तूफानों में हम उनके साझी बने। और अगर हम कहीं काबिल हैं तो हम उनके सारथी भी बने, हम उनका दिल जीते। बिल्कुल सही कहा आज का आपने, जो सही युवा है बात है, ऐसा ही होना चाहिए। सुपुर जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आजकल पुस्तकों को, जैसे कोई साहित्यकार बहुत ज़्यादा ही उन्नत कर लेता है, तो वो पुस्तकों को पढ़ने को महत्व नहीं देता। तो आप जो है एक साहित्यकार के लिए पुस्तकों को पढ़ने को कितना ज़रूरी समझते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में पुस्तक पढ़ना कितना ज़रूरी समझते हैं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक इंग्लिश कोटेशन से देना चाह रहा हूं। जी, जी, फ्रांसिस बिल्कुल। बेकन इंग्लिश में एक एसाइस्ट हुए हैं, इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। फ्रांसिस बेकन ब्रिटेन में हुए थे, यूके में। उन्होंने एक जगह अपने एक लेख में लिखा है, उनका इंग्लिश जो ऐसे है उसमें उन्होंने लिखा है, रीडिंग मेकeth फुल मैन, राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन कॉन्फ्रेंस से रीडिंग है। तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पढ़ने के लिए हमें पुस्तकें चाहिए, और हमें वह पुस्तकें चाहिए जो अधिकृत पुस्तकें हैं। कट पेस्ट वाली किताबें हमें नहीं चाहिए, वह हमें गुमराह करेगी। अलेक्जेंडर पॉप ने एक जगह लिखा है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। तो अगर सही कहा। अब अधूरा ज्ञान घातक अगर होता है तो पूरा ज्ञान कहां से मिलेगा? तो पूरा ज्ञान तो पुस्तकों से मिलेगा ना। बिल्कुल। और उसके लिए हमारे पास में लाखों की तादाद में पुस्तकें हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में तो कल्चरल हेरिटेज है पुस्तकों का। अफसोस कि हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। हम आजकल फेसबुक है, या ये मीडिया है, या इंस्टाग्राम है, या ये भोंडे वीडियो जो दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? सही बात है। मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो जी, आपके जी। साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल। वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। वो किस्सा ये है बिल्कुल। कि एक बार मैं किसी बूथ पर था, आज से 20 साल पहले। और अदरवाइज मत लेना, कोई बूथ पर मैं क्यू में था और सामने से कोई फोन हो रहा था, उसमें क्या है क्या है क्या है ये चल रहा था। 20 मिनट लगा दी उस मेरी बेटी ने। जब वो बाहर निकली तब मैंने उसको ये कहा, बेटा तुमने इस भारत माँ के 20 मिनट खराब कर दी इस यस 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 के चक्कर में। क्यों किया आपने ऐसा? आपने क्यों किया? और अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हम 18-18 घंटे, और हम 20-20 घंटे और 12-12 घंटे रात के 2-2 बजे तक हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक में चल रहे हैं। सही बात है, इससे अच्छा बुक पढ़ ले आदमी तो उसे इतना ज्ञान हो जाए। एक नहीं, बात हमारे ये पास भी तो है ना मौलिक कि बुक नहीं धरोहर थोड़ी, पढ़ता। हमारे हाँ, बुक्स किताबें। के रूप में हमारे पास में हेरिटेज है। आप पढ़िए ना, कौन मना करता है?
बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए ना, आप, कौन मना करता है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए ना, आप अमृता प्रीतम को पढ़िए ना, आप बिल्कुल सही कहा मुंशी आपने। ये प्रेमचंद को सब पढ़िए ना आप। कहते हैं ना कि पढ़ने से हमारे ज्ञान का विकास होता है, नहीं तो आदमी कुएं का मेंढक बन के ही रह जाता है। हमें महादेवी वर्मा बहुत ही को पढ़ लेना चाहिए, हमें जयशंकर प्रसाद को पढ़ लेना चाहिए, हमें जैनेन्द्र साहब को पढ़ लेना चाहिए, हमें फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ लेना चाहिए, रांगे राघव जी को पढ़ लेना चाहिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे पास, तो बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बड़े बड़े मतलब कि अगर अवदान है। कोई पढ़ना चाहे तो कमी नहीं है, और ना पढ़ने वालों के लिए तो बहाने बहुत है। ठाकुर जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। अब जो है समय हो चला है, हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इतने अच्छे देशभक्त हैं, इतने अच्छे साहित्यकार हैं, और साथ ही साथ समाज सेवा भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका स्कूल भी चल रहा। आप इसी तरह अपने कार्य में जो है संलग्न रहिए और इसे करते ही रहिएगा, जिससे कि समाज को एक अच्छी दिशा मिल सके। तो जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लग रहा? मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं कि आपने मेरी बात को ज्यादा वजन दिया। आप बहुत कम बोले, आपने ये चाहा, अहोभाग्य कहूंगा, ठीक है, मैं अहोभाग्य कहूंगा। और जाते जाते मैं ये भी कह सकता हूं, मैं पहली बात आपके इस संस्थान को मेरी दुआएं कि भारत में हर गली में, अयोध्या में नहीं, भारत के हर गली में ऐसे संस्थान बन जाए। और सारी जो मेरी बहनें हैं, सारी मेरी बहनें 140 करोड़ भारतीय हैं, उनमें से 50-50 करता हूं तो भी 70 करोड़ है, वो सारी बहनें दीवांजलि जी बन जाए, और वो अपनी अपनी अंजलि से एक अंजलि भारत माता के लिए दे दें। जी, बहुत आपका नाम अच्छा। अंजलि से भी जुड़ा हुआ है, और दिव्यता आप ही है, रूहानी तो आप ही है। आपकी जो रूह है वो बड़ी पाक रूह है। मैं दावे से कह सकता हूं कि एक दिन बहुत मुझे आसमान में भी जगह कम मिलेगी शायद। अरे, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, आप बहुत ज्यादा ही मेरे नहीं, बारे में मुझे बता रहे हैं। मैं भी इंद्रलोक में चला गया। अब इस आखिरी समय में मैं इंद्रलोक में खड़ा हूं, यहाँ जहाँ यक्ष है, जहाँ किन्नर है, जहाँ अप्सराएं हैं, जहाँ इंद्र खुद है, और ये इंद्र की जब सभा चल रही है, ये अरे यहाँ ठाकुर सामवेद जी, पढ़ा आप जा तो रहा है, बहुत। हाँ, यहाँ हाँ। ऋग्वेद पढ़ा जा रहा है, यहाँ यजुर्वेद पढ़ा जा रहा है, यहाँ अर्थवेद पढ़ा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब सुन के आपकी बातें बहुत अच्छा लगा। और मैं बस अपने बारे में यही कहना चाहूंगी कि मैं भी और लोग की तरह ही साधारण इंसान हूँ, और मैं भी आपकी तरह ही समाज सेवा, देश प्रेम करना पसंद करती हूँ। बस इतनी सी बात है, और आपने तो मुझे बहुत ज्यादा ही बड़ा नाम दे दिया, बड़ा पद दे दिया। इसके काबिल मैं नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण इंसान ही हूँ। तो मैं सकूर आपको जी। ध्यान, मैं हाँ, गांधीवादी बोलिए। हूँ। हाँ। आपको ध्यान, मैं गांधीवादी हूँ। हम्म। राम राज्य की स्थापना का उनका जो एक सपना था, हम्म। और इंडिया नीड्स है गांधी, हम्म। इंडिया नीड्स है गांधी टुडे। आज भी भारत आधा आजाद है। मेरी एक कविता तो रह ही गई है। आइए, जाते जाते सुनाते जाइए, फिर चलते हैं। हाँ, मैं सुना देता हूं, सुना देता हूं। कंटिन्यू रहिए। क्योंकि ये अपना मैं राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं मैडम। देश हित में आप भी कुछ कीजिए, देश हित में आप भी कुछ कीजिए, दो घड़ी तो आप भी जी लीजिए, दो घड़ी तो आप भी जी लीजिए, देश हित में आप भी कुछ कीजिए।
हाल अच्छे ना अभी तो देश के, आप भी तो कुछ जतन कर लीजिए, आप ही तो कुछ जतन कुछ कीजिए। भारती सुनी उदासी है अभी, भारती सुनी उदासी है अभी, सोचिए अच्छा कभी कुछ कीजिए, सोचिए अच्छा कभी कुछ कीजिए। देश में खामोशी छाई हर तरफ, साथियों संग आप भी हंस दीजिए, साथियों संग आप भी कुछ कीजिए। भारती के इश्क में हूँ मुब्तला, माँ के चरणों को नमन कर लीजिए। माँ की बदहाली सुनो ए दोस्तों, माँ के आंचल मोती से भर दीजिए, माँ का आंचल मोती से भर दीजिए। आज कर लो अहद, सुन जरा, राष्ट्र है गौरव ये हक तुम दीजिए, राष्ट्र है गौरव ये हक तुम दीजिए। राष्ट्र का गौरव बने जज्बात रख, वागिसा की कुछ फिक्र कर लीजिए, मुफलिसी को छोड़ कर जिले सभी, देश हित में फर्ज पूरा कीजिए, देश हित में फर्ज पूरा कीजिए। मख्तार जाए मेरे शहर के लिए जहां मैं पैदा हुआ, इस मिट्टी को सलाम। शहर मेरा है गजब एहसास है, शहर मेरा है गजब, बीकानेर शहर एहसास है, ए सकूरा मोज तो कर लीजिए, ए शकूरा मोज तो कर लीजिए। जय हिंद। बहुत बढ़िया रचना थी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सकूर जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे मन से जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों को प्रेरित किया। आप सच में सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। आपसे सबको सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए, देशभक्ति करनी चाहिए और साथ में साहित्य सेवा करते हुए खुद भी आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। सकूर जी, अब जो है समय हो चला है, हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे विदा चाहूँगी। जय श्री राम। मैं लास्ट में आपको एक बात ही कहना चाहूंगा, जी, जी, आप कहिए। जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश वाह! नसीब क्या होते हैं। बात है। जी, जी।
ठीक है शकूर जी, अब जो है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। धन्यवाद।